Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you a very interesting, old but yet you can say relevant topic in education, that is pedagogy of liberation, and it is the Paulo Freire's framework for critical consciousness and social transformation. देखिए, पॉलो फ्रेरे की जो थ्योरी है, जो क्रिटिकल पेडागॉजी है, जो कंसेंटियसनेस की उन्होंने बात की है, जो लिबरेशन की उन्होंने बात की है, इस पर मैं 2 बार पहले भी आपसे बात कर चुकी हूँ। एक बार का वो चूंकि पुराने मतलब शुरुआती दौर के मेरे वीडियोस जिसमें कंटेंट ज़्यादा है, थ्योरी ज़्यादा है, लिखा ज़्यादा है, फिर उसके बाद मुझे कुछ और पॉइंट्स मिले तो मैंने एक और बनाने की कोशिश की, और ये एक और मतलब आप एकदम डायग्रामेटिकली आप देखिएगा, जहाँ हम पुरानी पेडागॉजी की बात कर रहे हैं वहाँ पे कैसी ब्लैक स्लाइड्स है, मतलब वो अंधेरा, वो सप्रेशन, वो ऑपरेशन की बात है, और जहाँ लिबरेशन की बात है वो वहाँ कैसी मतलब यू कैन से इल्यूमिनेटिंग स्लाइड्स है, उनको देख के आपको शांति मिलेगी, लगेगा कि कहीं से प्रकाश निकल रहा है। देखिए, ये है ये पुराना सिस्टम, ये जहाँ सब अंधेरा काला है ना, सब दबा हुआ, डीह्यूमनाइज्ड, और वहां से टूट के ये निकली है पेडागॉजी ऑफ लिबरेशन, मुक्ति मिली है, और ये बढ़िया सा है ना। तो ये है पॉलो फ्रेरे का फ्रेमवर्क क्रिटिकल कॉन्शियसनेस और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। तो थ्योरी हम लोग जानते हैं, बहुत कुछ नई बात नहीं है, बस उसको कहने का तरीका अलग है। देखिए, पॉलो फ्रेरे 1921 से 1997 इनका जीवन काल रहा। रिकॉग्नाइज्ड दैट ट्रेडिशनल पेडागॉजी वाज फंडामेंटली ऑप्रेसिव। इन्होंने पहचाना कि जो रूढ़िगत शिक्षण शास्त्र चल रहा है, जो पढ़ाई लिखाई चल रही है, वो दबाने वाली है मूलतः। Developing his philosophy during a massive popular education movement to combat illiteracy 1960s ब्राजील के थे ये। और 1960 के दशक में वहाँ एक बड़ा शिक्षा का आंदोलन चला, जिसने कि साक्षरता को रिमूव करने के लिए, कम करने के लिए काम किया। तो इन्होंने उनकी फिलोसफी तभी जागृत हुई। फ्रेरे वर्क प्राइमरीली विद मार्जिनलाइज्ड एडल्ट पीजेंट्स। फ्रेरे ने शुरुआत में जो किसानों के संग काम किया। हिज मिशन वाज टू डिजाइन एन एजुकेशनल मॉडल दैट एक्टिवली ह्यूमनाइजेज रादर देन सबड्यूज। उनका मिशन था कि वो एक ऐसे शैक्षिक मॉडल का निर्माण करें जो ह्यूमनाइज करे, मतलब मानवीय बनाए, न कि किसी को दबाए। A humanizing education is the path through which men and women can become conscious about their presence in the world. उन्होंने कहा कि ह्यूमनाइजिंग एजुकेशन वो होती है, वो रास्ता है जिसके द्वारा आदमी और औरत चैतन्य बने कि मतलब अपनी प्रेजेंस की, वो एक मतलब एक ह्यूमन बीइंग है, उनकी कोई प्रेजेंस है, उनकी कोई एग्जिस्टेंस है, अपनी प्रेजेंस के बारे में कॉन्शियस बने। ऐसी ह्यूमनाइजिंग एजुकेशन की उन्होंने बात की। तो 1921 से ये अंधेरा, और 1960 में ये एक आंदोलन चला, और उसके बाद उन्होंने लिबरेशन की बात की। ये ब्राजीलियन लिटरेसी मूवमेंट है। फिर ये जो अंधेरा, जो ऑपरेशन, जो इंटरनलाइज, जो लॉस ऑफ एजेंसी की बात थी, द कल्चर ऑफ साइलेंस, चुप रहना है, कुछ बोलना नहीं है, क्लास में टीचर से नहीं बोलना है, किसी मतलब जो आप पे नियंत्रण रख रहा है उससे नहीं बोलना है, जो आपको दबा रहा है उसको नहीं बोलना है। द कल्चर ऑफ साइलेंस पैरालाइजेज द ऑप्रेस्ड। उसने ऑप्रेस्ड को और पैरालाइज कर दिया, उसको और कि वो कुछ किसी काम लायक नहीं रहा। बिफोर द क्लासरूम कैन बी फिक्स द सोसाइटल रियलिटी मस्ट बी नेम्ड। फ्रेरे आइडेंटिफाइज द कल्चर ऑफ साइलेंस। एक कल्चर ऑफ साइलेंस था, उन्होंने ये महसूस किया। अ परवेसिव पैटर्न ऑफ लिविंग वेयर इन डोमिनेटेड इंडिविजुअल्स आर सो इंटायरली ओवरवेल्म्ड बाय देयर डोमिनेटर्स दैट दे लूज देयर वॉइस। वो कह रहे हैं कि जो एक ऐसा पैटर्न था जहां पे जो दबा हुआ व्यक्ति था वो इतना डोमिनेटर के प्रभुत्व में था कि वो अपनी आवाज ही खो चुका था, ऐसे समझिए। द मैकेनिज्म ऑफ डीह्यूमनाइजेशन, द बैंकिंग कंसेप्ट, आपको पता है बैंकिंग कंसेप्ट के बारे में कई बार मैंने बात की है। टू मेंटेन द कल्चर ऑफ साइलेंस। अब कल्चर ऑफ साइलेंस बना कैसे रहेगा? ट्रेडिशनल एजुकेशन एम्प्लॉयज द बैंकिंग कंसेप्ट। उन्होंने एक बैंकिंग कंसेप्ट का नाम दिया। जैसे बैंक में जाके पैसे डिपॉजिट कर देते हैं, वैसे ही सिर्फ और सिर्फ जो स्टूडेंट है उसको कुछ डिपॉजिट करना है इन्फॉर्मेशन के नाम पे, बस, और स्टूडेंट को कुछ नहीं करना है। इन दिस मॉडल स्टूडेंट्स आर ट्रीटेड नॉट एज एक्टिव माइंड्स बट एज पैसिव ऑब्जेक्ट्स एंड एम्प्टी रिसेप्टिकल्स। इस मॉडल के अनुसार स्टूडेंट्स क्या है, वो कोई एक्टिव माइंड नहीं है, बल्कि एक निष्क्रिय वस्तु है जिसमें आप सामान भरते जा सकते हैं। ये देखिए, ये अथॉरिटी और टीचर है। रोट मेमोराइजेशन, उसने कहा कि याद कीजिए, रिपीट कीजिए आइडियाज, फ्रेजेस, फॉर्मूलाज विदाउट अंडरस्टैंडिंग देयर अंडरलाइंग मीनिंग। उसके अर्थ समझने की जरूरत नहीं है, बस याद कर लीजिए। डिसकनेक्टेड फैक्ट्स एंड फॉर्मूलाज, इसके अलावा जो फैक्ट और फॉर्मूला है वो भी डिसकनेक्टेड है, आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है। तो और एजुकेशन का काम क्या है? एक्ट ऑफ डिपॉजिटिंग। डिपॉजिट कैसे करना है ये शिक्षा बता रही है कि याद कर लो। टीचर्स फाइल एंड स्टोर डिपॉजिट्स इनटू द स्टूडेंट्स। टीचर जो है वो फाइल पे फाइल डिपॉजिट कर रहा है स्टूडेंट में।
और स्टूडेंट क्या है, एम्प्टी रिसेप्टिकल। ये माना गया कि उसके पास अपना कोई दिल दिमाग बुद्धि विचार नहीं है, आप उसमें भरते जा सकते हैं, ये डालिए ये डालिए ये डालिए, सब डालते जाइए। Fatalistic perception. This method directly reinforces a fatalistic perception of the learner's situation in the world. मतलब लर्नर को कोई उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं समझा गया और उसको एम्प्टी रेसिप्टिकल समझा गया, खाली डब्बा समझा गया, और उसमें सिर्फ फॉर्मूला फाइल्स और कंसेप्ट को डालना है। ये प्राचीन यू कैन से रूढ़िवादी शिक्षा पद्धति थी, ऐसा फ्रेरे ने कहा। द स्ट्रिक्ट वर्टिकल एनाटॉमी ऑफ बैंकिंग एजुकेशन, वो कह रहे हैं द बैंकिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन अलाउज a scope of action for students that extends only as far as receiving, feeling and story. वो कह रहे हैं कि यहाँ पे स्टूडेंट को सिर्फ इतनी अनुमति थी कि वो रिसीव कर सकता है इंफॉर्मेशन को, उसमें भरा जा सकता है और एकत्र करके रखा जा सकता है। जैसे टॉप टीयर में क्या है, अथॉरिटी, टीचर, डिपॉजिटर, वो डिपॉजिट करेगा जो उसका मन करेगा डिपॉजिट करने का। मिडिल टायर में क्या है, प्रोसेस जो एजुकेशन है, द एक्ट ऑफ डिपॉजिटिंग। और बॉटम टायर में क्या है, रिसेप्टेकल्स, ये सी होना चाहिए था, रिसेप्टेकल्स जो कि स्टूडेंट है, द स्टूडेंट्स द डिपॉजिटरीज, जिसमें आप डिपॉजिट कर रहे हैं। फिर आया आपका कंसेंटाइजेशन, पेडागोजी ऑफ लिबरेशन, जो कि पॉलो फ्रेरे ने कहा इज द अवेकनिंग ऑफ क्रिटिकल कॉन्शियसनेस, जो हमारी चैतन्यता है, जो आपका चेतन मन है, उसकी जागृति की बात की उन्होंने कहा टू रीअसर्ट ह्यूमन डिग्निटी द वर्टिकल हायरार्किकल पैटर्न्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बैंकिंग एजुकेशन मस्ट बी शैटर्ड। उन्होंने कहा इसको जरूर खत्म किया जाना चाहिए। दिस रिक्वायर्स कंसेंटाइजेशन। कैसे होगा ये कंसियंटाइजेशन से होगा। एजुकेशन एक्सप्लिसिटली डिजाइंड फॉर क्रिटिकल कॉन्शियसनेस, वो शिक्षा जो चैतन्यता, जो हमारा चेतन मन है उसकी जागृति के लिए जो शिक्षा होगी वो कंसियंटाइजेशन के नाम से जानी जाएगी। दिस पिवट डिमांड्स दैट लर्नर्स ब्रेक फ्री फ्रॉम द ऑपरेसर्स गाइडलाइंस। इसका लिए जरूरी है कि जो ऑपरेसर यानी जो शिक्षक है, जो भी है ऑपरेसर की भूमिका में, उसकी गाइडलाइन से हम मुक्त हों। एक्टिवली रिकॉग्नाइज देयर हिस्टोरिकल एंड सोशल सिचुएशन, अपनी स्थिति पहचाने और फ्रीडम, मतलब कि फियर ऑफ फ्रीडम के भय से मुक्त हों। मतलब कि हम स्वतंत्र हो जाएंगे तो क्या होगा, गलत हो जाएगा कुछ, उसके भय से मुक्त होना जरूरी है। तो अब आया पैराडाइम शिफ्ट टू प्रॉब्लम पोजिंग एजुकेशन। इन डायरेक्ट कंट्रास्ट टू द बैंकिंग मेथड, फ्रेरे इंट्रोड्यूसेस द प्रॉब्लम पोजिंग मॉडल। एजुकेशन बिकम्स ए डेमोक्रेटिक डायलॉजिकल प्रोसेस। उन्होंने प्रॉब्लम पोजिंग मॉडल की बात की बैंकिंग मेथड को अपोज करते हुए, बिल्कुल उसके विरोधाभास में। और उन्होंने कहा शिक्षा एक लोकतांत्रिक और संवादिक प्रक्रिया होनी चाहिए, मतलब संवाद होना चाहिए, यानी कि दो लोग बात करेंगे, शिक्षक भी और शिष्य भी। ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टीचर एंड स्टूडेंट बिकम ज्वाइंटली रिस्पॉन्सिबल, है ना। एक्टिव एंगेजमेंट, लर्नर को एक्टिवली एंगेज होना होगा। मार्क ऑफ फ्रीडम, उसको स्वतंत्रता की अनुभूति होनी होगी। और एफर्मिंग पोटेंशियल, इट प्रेजेंट्स द लर्नर सिचुएशन एज ए प्रॉब्लम टू बी सॉल्व्ड, एफर्मिंग मैन एंड वुमेन एज बीइंग इन द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग। तो इतनी सारी बातें उन्होंने प्रॉब्लम पोजिंग एजुकेशन के लिए कही। अब ये दोनों पैराडाइम में कितना कंट्रास्ट है, देखिए बैंकिंग कंसेप्ट कह रहा है कि जो लर्नर है वो पैसिव एम्प्टी रिसेप्टिकल है, उसमें आप कुछ भी डालिए। प्रॉब्लम पोजिंग मॉडल कह रहा है कि वो एक एक्टिव क्रिटिकल थिंकर है, एक कॉन्शियस ऑफ सब्जेक्ट है। टीचर की भूमिका यहाँ एब्सोल्यूट अथॉरिटी की है, सोल डिपॉजिटर की, वही डालेगा जो डालना है उसको, वो अथॉरिटी, उसको आप चेक नहीं कर सकते। यहाँ पे वो कोलैबोरेटिव गाइड है और ज्वाइंटली रिस्पॉन्सिबल है। फ्लो ऑफ नॉलेज में यहाँ वर्टिकल एंड यूनिडायरेक्शनल, इससे ऊपर से नीचे जा रहा है। यहाँ हॉरिजॉन्टल है एंड डायलॉजिकल है, को क्रिएटेड है यहाँ पे फ्लो ऑफ नॉलेज। और सोसाइटल आउटकम इसका है मेंटेन्स दी स्टेटस को, जो जैसा है वो वैसा बना रहे, इसीलिए ये शिक्षा की पद्धति थी। लेकिन यहाँ है लीड्स टू क्रिटिकल कॉन्शियसनेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण की बात है, जागृति की बात है प्रॉब्लम पोजिंग एजुकेशन में। अब कह रहे हैं प्रैक्सिस, एक टर्म उन्होंने इस्तेमाल किया, प्रैक्सिस इज द इंजन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। बोले प्रैक्सिस के द्वारा ये ट्रांसफॉर्मेशन चलेगा, यूं ऐसे। फॉर फ्रेरे इकोइंग मार्क्स डायलेक्टिक मेथड, सिंपली क्वेश्चनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग वर्ल्ड इज नॉट एनफ। इन्होंने कहा सिर्फ संसार को समझना और उस पर क्वेश्चन करना पर्याप्त नहीं है। एजुकेशन मस्ट लीड टू एक्शन, शिक्षा से कुछ होना चाहिए, कुछ काम होना चाहिए, कोई चेंज आना चाहिए। हाउएवर फ्रेरे हेवीली क्रिटिसाइज्ड एक्टिविज्म, ट्रू एजुकेशन रिक्वायर्स प्रैक्टिस। उन्होंने कहा सही शिक्षा का मतलब प्रैक्टिस है, ये शब्द इन्होंने इस्तेमाल किया। प्रैक्टिस के लिए वो कह रहे हैं एक्शन होगा, फिर रिफ्लेक्शन होगा, फिर एक्शन होगा, फिर रिफ्लेक्शन होगा। और ये सब होगा कैसे, डायलॉग के थ्रू। रिफ्लेक्सिव पार्टिसिपेशन विद अदर्स इन द सेम पोजीशन, बातचीत होगी, संवाद होगा, काम होगा, उस पर देखा जाएगा क्या काम हुआ, उसमें क्या कमी थी, उसको सुधारा जाएगा, फिर रिफ्लेक्शन होगा, फिर एक्शन होगा, इस तरीके से। क्रिटिकली एनालाइजिंग द आउटकम्स ऑफ द एक्शन, बार बार ये भी देखा जाएगा कि जो हमने काम किया उसका परिणाम क्या है, और फिर हम काम करेंगे और फिर रिफ्लेक्ट करेंगे। डिसॉल्विंग द हायरार्की, को क्रिएटर्स ऑफ नॉलेज। उन्होंने कहा कि टीचर स्टूडेंट विद स्टूडेंट टीचर, यानी कि दोनों काम कर रहे हैं आपस में, द टीचर ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द टीचर, सब मिला हुआ है, यहाँ हायरार्की कुछ नहीं है।
को क्रिएटर्स है, साथ साथ निर्माण कर रहे हैं ज्ञान का। उन्होंने कहा जब डायलॉगिक प्रोसेस चलेगी क्लास में तो द ट्रेडिशनल डाइकोटमी बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट सीजेस टू एग्जिस्ट, वो डाइकोटमी बंद हो जाएगी, खत्म हो जाएगी जो शिक्षक और शिष्य के बीच में है। ए प्रोफाउंड रेसिप्रोसिटी इमर्जेस, ए प्रोफाउंड रेसिप्रोसिटी निकलेगी कि ठीक है आप कुछ बताएंगे मैं कुछ पूछूंगी, आप कुछ पूछेंगे मैं कुछ बताऊंगी, जनरेटिंग एन एंटायरली न्यू रिलेशनशिप डायनेमिक। एवरीवन टीचर्स एंड एवरीवन लर्न्स टुगेदर, हर कोई एक दूसरे को पढ़ाएगा, हर कोई एक दूसरे से सीखेगा। The oppressed use their own experiences and language to explain and surmount their oppression, वो कह रहा है कि जो दबा हुआ है, जो उसको दबाया गया है, जो शोषित है, वो अपने अनुभवों और भाषा का इस्तेमाल करके अपने ऑपरेशन को एक्सप्लेन करेगा। फिर दी टू डिस्टिंक्ट स्टेजेस ऑफ परमानेंट लिबरेशन, वो कह रहे हैं स्टेप 1 क्या है, अनवीलिंग द ऑपरेशन, जब हम घूंघट मतलब कि पर्दा हटा रहे हैं ऑपरेशन पे से, ये इंटरनल फेज है। The oppressed unveil the world of oppression and through praxis commit themselves to its transformation, वो हटा रहा है, वो आगे बढ़ना चाहता है, वो बाहर निकलना चाहता है। और स्टेप 2 क्या है, pedagogy for all people, इसको यूनिवर्सल फेज कहा जाता है। Once the reality of oppression is transformed, this pedagogy ceases to belong only to the oppressed, it evolves into pedagogy for all people engaged in a process of permanent liberation। देखिए पहले तो ये सिर्फ अपना इनर हमको ऑपरेशन हटाना है, फिर परमानेंट लिबरेशन की बात है, तो यानी कि इंटरनल फेज से यूनिवर्सल फेज जाने की बात है। तो फ्रेरे pedagogy of the oppressed is deeply humanist and libertarian framework that unfolds in two sequential phases। जनरली हम लोग सिर्फ इंटरनल फेज के बारे में जानते हैं फ्रेरे के बारे में, लेकिन उन्होंने यूनिवर्सल फेज की भी बात की है। मूविंग फ्रॉम इंटरनल अवेकनिंग टू यूनिवर्सल एप्लीकेशन, सिर्फ उस पर ना काम किया जाए जो ऑप्रेस्ड है, हर व्यक्ति पे ये काम हो, हर व्यक्ति को लिबरेशन चाहिए, ये उन्होंने कहा था। फिर उन्होंने कहा एजुकेशन इज नेवर पॉलिटिकली न्यूट्रल, एजुकेशन कभी भी न्यूट्रल नहीं हो सकती, हमेशा उस पर पॉलिटिकल इम्फेसिस होता है। फ्रेरे फिलोसफी स्पार्क द ब्रॉडर सोशल मूवमेंट ऑफ क्रिटिकल पेडागोजी, दिस फ्रेमवर्क रिजेक्ट्स द इल्यूजन ऑफ न्यूट्रल, ये भ्रम है कि शिक्षा आप न्यूट्रल एटमॉस्फेयर में दे सकते हैं, नहीं। टीचिंग इज एन इनहेरेंटली पॉलिटिकल एक्ट, ये हमेशा एक पॉलिटिकल एक्ट होता है, क्योंकि हम वही पॉलिसी, जो पॉलिसी मेकर ने पॉलिसी बनाई है वही तो चला रहे हैं ना, तो पॉलिसी मेकर ने अपनी फिलोसफी के हिसाब से पॉलिसी बनाई है, इसलिए टीचिंग कभी भी न्यूट्रल नहीं हो सकती है। ऑल एजुकेशन आइदर एजुकेशन एजुकेट्स टू सपोर्ट एंड मेंटेन द स्टेटस को, और एजुकेट्स टू हेल्प क्रिटिक एंड चेंज रियलिटी। शिक्षा वो कह रहे हैं या तो ये इस तरीके की होती है जो स्टेटस है वो बना रहे, या इस तरीके की होती है कि हम रियलिटी को बदलें। यहाँ पे मेंटेनिंग दी स्टेटस को, जो जैसा है शोषित है वो शोषित बना रहे, जो प्रभावित प्रभुत्वपूर्ण है वो प्रभुत्वपूर्ण बना रहे। यहाँ क्रिटिक, हम आलोचना करेंगे और हम रियलिटी को बदलेंगे। तो इश्यूज ऑफ सोशल जस्टिस एंड डेमोक्रेसी आर नॉट डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एक्ट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, दे आर एट इट्स कोर। वो कह रहे हैं कि टीचिंग और लर्निंग के तो कोर में ही सोशल जस्टिस और डेमोक्रेसी, आप उसको उससे अलग नहीं कर सकते। द अल्टीमेट गोल इज अलाउइंग पीपल टू एक्ट एज सब्जेक्ट्स इन द क्रिएशन ऑफ ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी। और अंतिम लक्ष्य क्या है कि जो पीपल है, जो लोग हैं, वो सब्जेक्ट की तरह से भूमिका में आए और एक डेमोक्रेटिक समाज के निर्माण में मदद करें। तो ये आ गया अब एक डेमोक्रेटिक एक्सपीरियंस बेस्ड करिकुलम। हाउ डज प्रॉब्लम पोजिंग एजुकेशन अप्लाई टू डेली स्कूलिंग, कैसे आप इसको अप्लाई करेंगे। उन्होंने कहा करिकुलम एक स्टैटिक डॉक्यूमेंट नहीं होगा, बल्कि एक ऑन गोइंग प्रोसेस होगी, उसमें टीचर और स्टूडेंट का म्यूचुअल पार्टिसिपेशन होगा। देखिए चाहे मैथ पढ़ाइए, आर्ट पढ़ाइए, साइंस पढ़ाइए, हिस्ट्री पढ़ाइए, ह्यूमैनिटीज पढ़ाइए, फिजिकल एजुकेशन पढ़ाइए, सब में लर्नर की प्रेजेंट एक्सपीरियंस आएगी। लिव्ड कॉन्टेक्स्ट होगा, यानी कि हमेशा शिक्षा क्या होगी, उसका इंटरेस्ट क्या है, उसका डेली एक्सपीरियंस क्या है, उसकी लिव्ड रियलिटी क्या है स्टूडेंट की, उसके हिसाब से पढ़ाइए। सब्जेक्ट एज टूल्स, सब्जेक्ट्स को टूल्स मानिए और इस तरह से उसको पढ़ाइए एक्सपीरियंशियल मेथड से। और द मटेरियल शुड बी फ्रेम्ड अराउंड रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स टू सॉल्व रादर देन एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्स टू मेमोराइज। हर महान दार्शनिक शिक्षाविद ये कह के गया है कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो उसकी रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं को हल करने में मदद करे, ना कि कुछ तथ्य उसको दे दिए जाएं जिसको उसको सिर्फ याद करना हो। तो ये हो गया द आर्किटेक्चर ऑफ ट्रांसफॉर्मेटिव सोशल जस्टिस। फ्रेरे's brilliance lies in his application of Marx dialectic method directly to human development। फ्रेरे ने एक्चुअली मार्क्स के डायलेक्टिक मेथड को ह्यूमन के डेवलपमेंट में यूज किया। ही मूव सीमलेसली फ्रॉम द इंडिविजुअल साइकी टू द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी। जब वो यूनिवर्सल फेस की बात करते हैं तो वो सोसाइटी की बात करते हैं। तो द कोर में क्या है, कोर यानी कि माइक्रो लेवल पे कंसेंट्राइजेशन क्या है, द इंटरनल अवेकनिंग, हम जागृत हो जाएं कि हम शोषित हैं और हमें उसके लिए काम करना चाहिए। मिडिल रिंग में क्या है, मीजो प्रॉब्लम प्रपोजिंग एजुकेशन, यहाँ एजुकेशन की भूमिका है जो आपको प्रैक्टिस होगी और जो आपकी मदद करेगी। द डायलॉजिकल इगेलिटेरियन क्लासरूम प्रैक्टिस गिवन बाय प्रैक्टिस ड्रिवन बाय। और आउटर रिंग में आपका सोशल जस्टिस, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, ये सारी बातें आएंगी। द अल्टीमेट सोसाइटल आउटपुट क्या होगा, क्रिटिकली कॉन्शियस ह्यूमनाइज्ड लर्नर्स निकलेंगे जो लिबरेटिंग देमसेल्व्स एंड द वर्ल्ड फ्रॉम इनजस्टिस, जो स्वयं को भी और संसार को भी अन्याय से मुक्ति दिलाएंगे। ये इतना बड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है।
पॉलो फ्रेरे का। तो द मॉडर्न इम्परेटिव फॉर इगेलिटेरियन पेडागोजी, तो एक्चुअली क्रिटिकल पेडागोजी क्या है? इगेलिटेरियन पेडागोजी है। इगेलिटेरियन मतलब समता मूलक, जो सबको एक समान बनाने की बात कर रही है। While Freire initially worked with illiterate peasants, his learner-centered paradigm is fundamentally a pedagogy for all. Even today, mainstream schooling models and rigid curricula often lack relevance to the masses. Replacing regressive authoritarian pedagogy with Freire's liberating system is an urgent necessity for bringing marginalized voices into the fold and achieving true self-actualization. यही कह रहे हैं कि शुरुआत उन्होंने अनपढ़ लोगों से की थी, लेकिन उनकी जो जो पढ़ाई लिखाई की उन्होंने बात की, जो पेडागोजी की उन्होंने बात की, वो सबके लिए सार्वत्रिक है, इगेलिटेरियन है। तो लास्ट में उन्हीं के कोट से इसको खत्म किया जा सकता है कि द ग्रेटेस्ट ह्यूमनिस्टिक एंड हिस्टोरिकल टास्क ऑफ द ऑप्रेस्ड इज टू लिबरेट देमसेल्व्स एंड देयर ऑप्रेसर्स एज वेल। वो कह रहा है कि सबसे बड़ा मानवीय और ऐतिहासिक टास्क जो ऑप्रेस्ड का है, मतलब जो शोषित वर्ग है उसका है, कि वो स्वयं को तो ऑपरेशन से मुक्त करे ही करे, ऑप्रेसर को भी करे। इतना ब्रॉड इसका पर्सपेक्टिव है। अब आई थिंक ये खत्म। तो इस तरह से अब मुझे नहीं लगता कि पॉलो फ्रेरे की फिलोसफी का कोई भी हिस्सा रह गया इसमें। बैंकिंग कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन से लेके प्रॉब्लम पोजिंग एजुकेशन से लेके प्रैक्टिस से लेके यूनिवर्सल फेज ऑफ यू कैन से conscientization tak. Okay, so I have covered third type, Paulo Freire. Okay, so thank you for watching.